हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट द चैनल। और आज जो हम ये मॉडर्न हिस्ट्री का चौथे वीडियो में जो है हम फ्रांसीसियों का जो है आगमन और उनके जो है पतन के बाद की क्या स्थितियां रहीं और भारत में फिर किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो है बाकी जितनी औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उनको किस तरीके से किनारे किया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पर जो है हम बक्सर के युद्ध तक जो है हम पूरा जो है क्रोनोलॉजी सिस्टम में जो है उसको हम पूरा विद डिटेल डिस्कशन करेंगे और काफ़ी कंसाइज और काफ़ी डायमेंशनल ये डिस्कशन रहेगा, जिसमें जो है हम पूरी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे इसमें कुछ टॉपिक्स रहेंगे, मैं उनको पहले पढ़ देता हूँ। जैसे कि डुप्ले के जाने के बाद का भारत, डुप्ले जो कि बहुत ही इमिनेंट जो है गवर्नर जनरल रहा है फ्रांसीसी ट्रूप्स का, और उसको जो है भारत से वापस जाने के बाद फ्रांसीसी किस तरीके से जो है कमज़ोर हुए और अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण रहे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बंगाल में नवाबों का पतन और उसके बाद की दशा क्या रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब क्लाइव जो कि एक उभरता हुआ कैरेक्टर होगा कि एक क्लर्क से कैसे एक गवर्नर जनरल के पद पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति जो क्लाइव होगा वो किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा और एक 250 साल का जो अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य स्थापित होगा भारत में, उसकी पहली नींव और इतनी मजबूत नींव तैयार करने का श्रेय किसे जाएगा, वो क्लाइव को जाएगा। क्लाइव के कैरेक्टर और उसके जो है कार्य योजना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिर उसमें जो है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र प्लासी के युद्ध का जो महत्व है उसके बारे में, जो 1757 में हुआ, उसके प्रोज एंड क्रोन्स क्या थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत के आने वाली पॉलिटिक्स में, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में। और फिर उसके बाद जो नवाब मीर जाफ़र हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है अंग्रेज़ों की तरफ से और फिर उन्होंने खुद भी अपने आधार पे क्या किया। फिर मीर कासिम और अंग्रेज़, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर फाइनली जो हमारा लास्ट स्लाइड का जो सेक्शन होगा उसमें हम बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि बक्सर के युद्ध ने कैसे फाइनल कर दिया कि भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सबसे बड़ी शक्ति है और वो शक्ति जो है अंग्रेज़ों की है और अंग्रेज़ ही जो है भारत को रूल करेंगे। अब पहले हम लोग देखेंगे कि डुप्ले की जो सारी योजनाएं थी बहुत ही साहसपूर्ण थी और बहुत ही वो विजनरी व्यक्ति था और वो सफल भी हो जाता अगर अंग्रेज़ों को जो है अगर उन्हें उसी तरीके का सपोर्ट मिला होता जैसे कि अंग्रेज़ों को उनके यहाँ के राजा और बाकी लोगों ने जिस तरीके सपोर्ट किया वैसा। डुप्ले के विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत ही प्रतिभाशाली पुरुष था। 4 वर्ष की शांति के बाद भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इसका कारण था यूरोप में जो है 7 ईयर वॉर्स, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, वो शुरू हो गया। फ्रांसीसियों के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि वो ऐसा दौर था कि अगर एक युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में किसी यूरोपियन धरती पर हो रही थी तो जहाँ जहाँ पर भी फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग अपने उपनिवेश स्थापित किए थे या जहाँ पर भी व्यापार कर रहे थे उनके बीच प्रतिस्पर्धा होना और वहाँ पर भी युद्ध शुरू हो जाना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज लोग उस समय बंगाल में बड़े संकट में पड़ गए थे और क्लाइव उनकी रक्षा के लिए अपनी विजय सेना को लेकर वहां चला गया था। तब एक फ्रांसीसी सेनापति का नाम है जिनका नाम था लाली या लैली। जब तक लैली इस मौके का फायदा उठाते तब तक बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति काफी सुधर गई थी। यह एक छोटा सा सिनेरियो है, खास करके जब डुप्ले वापस चले गए और लैली के हाथ में कमान थी। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों को जीत भी प्राप्त हो चुकी थी। अभी जो है प्लासी के बारे में जो है हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो अंग्रेजों की अपेक्षा जो है फ्रांसीसियों का जो जहाजी बेड़ा था अधिक शक्तिशाली था, तो वह भी शत्रु के सामने ठहर नहीं सका। 1760 में वंडीवास की जो लड़ाई में सर आयरकूट ने लैली को हरा दिया और यह जो है पत्थर का मील साबित हुआ भारत में औपनिवेशिक शक्तियों में जो है अंग्रेजों की दावेदारी के तौर पे। दूसरे वर्ष में पांडिचेरी भी अंग्रेजों के हाथ आ गया और लैली कैद करके इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां पर वह छोड़ दिया गया और उन्हें वापस जाने की आज्ञा भी दे दी गई। 1760 में पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध जो है उसका अंत हो गया और संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों की शक्ति बहुत कम हो गई, क्योंकि उनके सामने जो बहुत ही टर्म्स और कंडीशंस रख दी गई थी कि आपको जो है अपनी सेना को नियत करना है, आप अपनी सेना को नहीं बढ़ा सकते। आपकी जो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी है, जिसे बोला जाता है कि विस्तारवादी नीतियां हैं, आप सिर्फ व्यापार तक ही नियमित रहेंगे। अब आप जो है युद्ध और बाकी टेरिटरी एक्वायर करने जैसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे।
केवल व्यापारी की हैसियत से ही वह अब सूबे में जा सकते हैं। हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव मिट गया। उत्तरी सरकार के जिलों, उत्तरी सरकार से आप समझिए कि जब आप मैप देखेंगे हमेशा भारत का, तो जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो उत्तर और पश्चिमी इलाका है, इसको जो पूरा मिलाया जाएगा तो पूर्वी घाट का जो सबसे अपर मोस्ट अपर पार्ट है वो उत्तरी सरकार हिस्सा कहलाएगा। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट से फरमान प्राप्त कर उन्होंने इस अधिकार को कानूनी दृष्टि से और भी मजबूत बना दिया और अंग्रेज जो हैं लगातार मजबूत होते चले गए। और अब जो है हम सिर्फ अंग्रेजों के बारे में ही डिटेल डिस्कशन करेंगे और काफी कंसाइज करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या रहे, क्योंकि उसके सामने कई बड़ी बड़ी शक्तियां, औपनिवेशिक शक्तियां, वो पहले भी आई और उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बीट कर दिया। उसकी क्या वजहें रही हैं? तो जैसे राजनीतिक युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अंग्रेजी कंपनी की जो आर्थिक और व्यापारिक स्थिति वो बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही अच्छी थी। फ्रांसीसी कंपनी राज्य की कंपनी थी, उसके मालिक उसके कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फीलिंग जो थी फ्रांसीसी कंपनी की वो कहीं ना कहीं सरकारी वाली फीलिंग थी। और आप तो जानते हैं कि सरकारी कंपनी और सरकारी कर्मचारियों का क्या हाल होता है, जब मर्जी हुआ काम कर लिया, जब मर्जी हुआ नहीं करें। उनके अंदर जो क्या होता है कि लैक ऑफ मोरल और लैक ऑफ प्रिंसिपल्स का जो होता है ज़बरदस्त अभाव होता है। उनके अंदर जो है प्रिंसिपल्स, मोरल्स, ये सब जो इथिक्स होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अंग्रेजी कंपनी का जो प्रबंध था, मैनेजमेंट था, वो बहुत बढ़िया था। सरकार को बहुत सा कर्ज दिया था। उधर फ्रांस का राजा यूरोप के युद्धों पर ज़्यादा अधिक ध्यान देता था, अपने उपनिवेशों तथा व्यापारिक हितों पर उसका कम ध्यान था। युद्ध के समय में भी अंग्रेज लोग व्यापार पर पूरा ध्यान देते थे। उन्होंने बंगाल को जीतकर अपनी संपत्ति को और भी बढ़ा ली थी। देखिए यहाँ पर एक ये भी याद रखिएगा कि जो फ्रांसीसी थे या बाकी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वो कहीं ना कहीं भारत का जो कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, वो यहीं पर स्थापित रहे। लेकिन जो भारत का जो इकोनॉमिक हार्ट था, जो आर्थिक हृदय था, वो उस टाइम जो था वो वेस्ट बंगाल था, यानी कि कलकत्ता का जो पूरा एरिया था वो, उस पर जिसका कब्जा है आर्थिक। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो राजनीतिक गतिविधियों को जो बढ़ावा देने वाला जो पहला जो बेसिक तत्व होता है वो है कि आपके पास कितना सामान है, कितना माल ज़र है, तभी आप जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत तेज़ी से। फ्रांसीसी लोग व्यापार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वे उन लड़ाइयों में बहुत सा धन नष्ट कर देते थे जिनसे उनको कुछ लाभ नहीं होता। तो अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज और फ्रेंच की जो टैक्टिक्स थी उसमें सबसे पहला जो लैक था फ्रांसीसियों में वो यह था कि वो कहीं भी किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते थे। जहाँ पे प्रॉफिट का जो मार्जिन होता था, जहाँ पर कम होता था, वहाँ पे भी जो है अपना एनर्जी, मनी, टाइम वो वेस्ट करते थे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। अंग्रेज के पास क्लाइव और लॉरेंस के भांति जो है योग्य एवं कार्यशील व्यक्ति थे। और वहीं जो फ्रेंच लोगों के पास जो थे ऑफिसर्स और कर्मचारियों में भी जो विजन, जो दूरदर्शिता होती, उसकी भी कमी थी। शुरुआत में तो इनके पास कुछ अच्छे गवर्नर जनरल थे जैसे कि डुप्ले वगैरह थे, तो ये काफ़ी विजनरी थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड भी बहुत छोटा रहा और यूरोप यानी कि फ्रांस से काफ़ी इतना ज़्यादा हस्तक्षेप होता था कि ये अपने आप को जो है परफॉर्म नहीं कर पाते थे बहुत ढंग से। वे एक मत होकर काम करना नहीं जानते थे। फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी कमजोरी एक ये भी थी। बंगाल को जीत लेने से अंग्रेजों को युद्ध करने का एक अच्छा आधार मिल गया। फ्रांसीसियों का अड्डा जो है मॉरिशस भारत से बहुत दूर था। फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेजों की स्थिति एक और बात में भी अधिक दृढ़ थी कि समुद्र में उनकी जो प्रभुता थी वो स्थापित थी। जब तक समुद्र पर उनका अधिकार कायम है तब तक और कोई देश भारत में विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो अब हम यहाँ पर काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं कि अंग्रेजों की सफलता के कई बड़े बड़े कारण क्या रहे हैं। तो उसमें जो है मैंने काफ़ी ये सिलसिलेवार तरीके से जो है आपको बताया। अब हम देखें कि बंगाल में नवाबों का पतन हुआ और उसके बाद की क्या दशा है, उस पर अब हम देखेंगे कि अलीवर्दी खां जो थे, जो वहाँ के बंगाल के नवाब थे, जिस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसी अपनी प्रभुता के लिए दक्षिण में लड़ रहे थे, उस समय बंगाल में बड़ा राज्य विप्लव हो रहा था, नवाबी का पतन हो रहा था, अंग्रेजों अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। बंगाल का जो सूबा था मुगल साम्राज्य का एक भाग था। मुगल सम्राट ही सूबेदार की नियुक्ति करते थे। 1701 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान था। वह अंग्रेजों को देखकर जलता था क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उसकी जो एकाधिकार है उसमें कहीं ना कहीं ये जो है बंदरबाट करने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेज लोग।
अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए 1770 में दिल्ली के सम्राट जो थे शहरयार, उनसे जो है एक नया फरमान जो है इन्होंने हासिल कर लिया था। और 1741 में अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार हो गया। वह एक योग्य शासक था, तो उसके मन में खटकता था कि अंग्रेज जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। औरंगजेब से एक फरमान हासिल कर अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम का जो है किला बनवा लिया था। कलकत्ता का एक बड़ा नगर हो गया था। कलकत्ता जो है उस टाइम जो है अपने आप को एक बड़ा नगर के तौर पे है लोगों के बीच में आ चुका था। अलीवर्दी खां समझदार इंसान था, उसने अंग्रेजों की नीयत पर बहुत संदेह हो गया था। उसे डाउट था काफी अलीवर्दी खां को कि ये जो है इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, ये यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ये राज्य विस्तार भी करने का प्रयास करेंगे। फिर उसने जो है ये भी कहा कि तुम लोग व्यापारी हो, तुम्हें किलो से क्या। ये उन्होंने कई जगह पे स्टेटमेंट भी दिए थे अंग्रेजों को लेके कि भाई तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का काम क्या है, तुम फैक्ट्री क्यों बनाना चाह रहे हो, जब तुम मेरे संरक्षण में हो ही तो तुम्हें शत्रु से बचने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है। वह जानता था कि ये लोग किसी समय खतरनाक हो सकते हैं। वह अंग्रेजों की उपमा जो है शहद की मक्खियों के छत्तों से देता था और कहता था कि तुम उनसे शहद निकाल सकते हो, परंतु यदि उनके छत्तों को छेड़ोगे तो मक्खियां काटकर तुम्हारी जान ले लेंगे। अलीवर्दी खां जो है 1756 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो पोता था मिर्जा मोहम्मद, जो इतिहास में सिराजुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गद्दी पर बैठा और उस समय वह 23 साल का था। अब आप ये याद रखिएगा कि ये जो है अब मैं अंग्रेज किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किए हैं, मैं उसकी ये क्रोनोलॉजी जो है मैं पूरी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें अब देखिए अलीवर्दी खां के बारे में मैंने बता दिया कि उसका और अंग्रेजों को लेके क्या उसका अप्रोच था और वो क्या सोचता था कि अंग्रेज जिस तरीके से अपने आप को धीमे धीमे ताकतवर बनाते जा रहे हैं वो भारत के लिए या उसके पर्सनल जो राज्य जो उसकी टेरिटरी है उसके लिए बेहतर नहीं है। अब हम जो है सिराजुद्दौला को देखेंगे। नए नवाब को शुरू से ही अंग्रेजों पर अविश्वास था, क्योंकि भाई वो पहले से ही जो है अलीवर्दी खां के अंडर में था और उसकी कुछ न कुछ जो समझदारी और एक्सपीरियंस जो है उसके पास आई होगी, तो उसने समझ लिया कि अंग्रेज जो हैं लॉयल्टी के लायक तो नहीं है। नवाब का ख्याल था कि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल देना है, उसके हित के लिए आवश्यक है। प्रांत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण अंग्रेजों का रुख खराब हो गया और हिंदू विशेषकर सेठ लोग नवाब से असंतुष्ट थे और यहीं पे आधार बनता है 1757 की जो प्लासी का जो युद्ध हुआ, उसमें जो है नवाब के हार का जो आधार है वो यहीं पर तय हो गया था, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था उसने जो है अंग्रेजों को इंटरनल तौर पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अब अंग्रेजों ने जो है अपने आप को किस तरीके से युद्ध में सामने वाले को उलझाना है, क्योंकि सामने वाला चतुर तो है लेकिन वो नवाब भी है और वो व्यापारी नहीं है, तो वो सिर्फ एक शासक के तौर पे सोच रहा है। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है गठित की गई ताकि सामने वाले को जो है युद्ध में उलझा सका। तो उसमें एक बड़ी घटना थी जिसका नाम था ब्लैक होल, या जिसे काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। अंग्रेजों के लगातार जो उनका जो व्यवहार था, नवाब को जो है क्रोध आने लगा। ये मैं आपको ब्लैक होल की घटना के बारे में बता रहा हूँ। उसने कासिम बाजार की जो है कोठी पर अधिकार करके कलकत्ते पर धावा बोल दिया। गवर्नर, सेनापति तथा बहुत से अंग्रेज भाग निकले। किले में कुछ सैनिक ही रह गए थे। हॉलवेल नाम का एक जो रिटायर्ड सर्जन जो है सेना नायक चुना गया था, उसने 2 दिन तक किले की रक्षा की, किंतु अंत में किला नवाब को सौंप दिया। कहा जाता है कि नवाब के सिपाहियों ने जो है 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। जून का महीना था, काफी गर्मी थी। गर्मी से तड़प तड़प कर जो है बहुत से कैदी रात में ही मर गए। दूसरे दिन सवेरे जब वह कोठरी खोली गई तो उसमें केवल 23 अंग्रेज जीत निकले थे, यानी कि जीवित बचे थे। अब इसको लेके जो है कई लोग ये बोलते हैं कि ये सिर्फ खाली एक युद्ध करने के लिए एक जो है सिर्फ जो बोन ऑफ कंटेंशन होता है उसे क्रिएट किया गया था। और इसमें से क्योंकि एक इतनी छोटी जगह में 146 जगह लोगों को भरना तो बड़ा मुश्किल होता है। अब इसके बारे में जो है आगे जो है क्लैरिफाई भी किया गया है कि इस बात पर यूरोपीय लेखक भी मानते हैं कि नवाब को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्लैक होल की घटना जो है कपोल कल्पित है, यानी कि झूठ मूठ का है। अब ब्लैक होल की घटना का वर्णन जो है हॉलवेल ने इस उद्देश्य से बहुत नमक मिर्च मिलाकर किया था कि अंग्रेज उत्तेजित होकर नवाब से बदला लेने का प्रयत्न करें। अब ब्लैक होल कॉन्स्पिरेसी के बारे में हमने पढ़ लिया और उसके बाद अब हम जो है बंगाल में क्लाइव की क्या गतिविधियां रही हैं जिसने माहौल क्रिएट कर दिया प्लासी के युद्ध के लिए। तो उसमें है
ब्लैक होल का समाचार जो है मद्रास पहुंचा, तब गवर्नर ने तुरंत क्लाइव और वॉटसन की अध्यक्षता में एक सेना भेज दी। देखिए, जैसा कि प्रेडिक्शन किया गया था कि ये एक युद्ध के लिए जो है एक प्रोपेगेंडा किया गया था, या कहा जा सकता है कि ये प्रोपेगेंडा था युद्ध करने के लिए, और उसने जो है प्लासी के लिए माहौल भी बना दिया। उस सेना में 900 गोरे और 1500 हिंदुस्तानी सिपाही थे। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने कलकत्ता वापस ले लिया। इसके बाद वे हुगली की ओर रवाना हुए। नवाब की सेना के साथ उनकी जो है मुठभेड़ भी हुई, लेकिन हार जीत का फैसला होने के पहले ही एक संधि हो गई। इस संधि के शर्तों के अनुसार कंपनी ने सब अधिकार वापस ले लिए। क्लाइव ने बड़ी समझदारी और सावधानी से काम किया। फ्रांसीसियों के भय से उसने कालकोठरी की घटना के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि ये इस प्रोपेगेंडा के बारे में अगर बातचीत हो जाएगी तो फ्रांसीसी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और नवाब कहीं ना कहीं उन पे भारी पड़ जाएंगे। तो वह जानता था कि फ्रांसीसी लोग नवाब के साथ संधि करने के लिए तैयार, इसलिए नवाब को वह अपनी ओर असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। अब जो हम देखेंगे कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गया। नवाबी को नष्ट करने का निश्चय जो है क्लाइव ने पहले ही कर लिया था। वह इसके लिए एक अच्छे अवसर की बस प्रतीक्षा कर रहा था। सिराजुद्दौला के विरुद्ध उसके जो है बड़े अफसरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। नवाब की फौज में बख्शी मीर जाफर भी उसमें शामिल था। वह अलीवर्दी खां का बहनोई था। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के पास एक पत्र लिखा। इस पत्र में उस पर फ्रांसीसियों के साथ लिखा पढ़ी करने और संधि करने की शर्तों को भंग करने का दोष लगाया गया, और उसी के साथ ही जो है जब उसका जो है सिराजुद्दौला ने कोई उचित जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ कि प्लासी के लिए रवाना हो गए, और जो मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 23 मील की दूरी पर स्थित था, और वहीं पे 50,000 लोग जो है सिराजुद्दौला की तरफ से इकट्ठा होते हैं और अंग्रेजों की सेना आती है। और 23 जनवरी 1757 को दोपहर के समय प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, और प्लासी के युद्ध में नवाब के सेना के पैर उखड़ गए और वह मैदान में छोड़कर ही भाग निकला, और सिराजुद्दौला कैद कर लिया गया, और मीर जाफर के बेटे मीरन ने जो है उसे खत्म कर दिया या उसका कत्ल कर दिया। मीर जाफर अब बंगाल का नवाब घोषित हो गया था। अब हम प्लासी के युद्ध के महत्व के बारे में देखेंगे कि हमने ये देख लिया कि सिराजुद्दौला हार गए। बाकी जो व्यापारिक वर्ग था उसने जो है अंदर से जो है अंग्रेजों को सपोर्ट किया, और जो मीर जाफर का जो लड़का था जिसका नाम था मीरन, उसने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया सिराजुद्दौला का। युद्ध कला की दृष्टि से प्लासी की जो लड़ाई थी उसका विशेष महत्व नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि अंग्रेजों की विजय के कारण उनका सामाजिक संगठन था। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी चालाकी और नवाब के अफसरों का विश्वासघात था। अंग्रेजों ने ही पहले संधि की शर्तों को तोड़ा और उन्होंने नवाब को पच्युत यानी कि करने का षड्यंत्र भी रचा। राजनीतिक दृष्टि से युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण थे। देखिए, यहाँ पर जो है सोशल जो इम्पैक्ट्स रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जिस तरीके की इसमें चालबाजी की गई थी वो बहुत ही कमजोर थी, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे वो बहुत ही शानदार निकले हैं, और वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के फेवर में गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए। सारे सूबे की संपत्ति उनके हाथ आ गई। नवाब उसके हाथों में कठपुतली बन गई। नई नई मांगे पेश करके वे उसे तंग करने लगे। बंगाल के धन की सहायता से ही दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेजों को सफलता भी मिली। यहाँ तक ये भी इम्पैक्ट पड़ा अंग्रेजों के फेवर। प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों के फेवर में पूरा मामला गया, और अब जो है नवाब मीर जाफर को जो है जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं उसको जो है यानी कि सोशल ऑर्डर कैसे सेट करना है, समाज को देखना है, राजनीतिक गतिविधियां जितनी हैं वो सारी नवाब मीर जाफर के थे। लेकिन जो जितना भी फायदा का मामला था यानी रिवेन्यू लेना है और बाकी सारी चीज़ें टैक्सेस कलेक्ट करना है, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उन पे किसका जो है वो सारा जो है अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब हम जो है 1757 की जो है प्लासी के युद्ध के बाद के परिस्थिति को देखेंगे, जिसमें नवाब मीर जाफर जो है, मीर जाफर क्या है, बंगाल का नवाब हो गया। वह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया, क्योंकि वो मपेट हो गया था। उसे जो अंग्रेज कहेंगे वो वही कहेगा। राज्य की असल शक्ति जो है क्लाइव के हाथ में थी। 1759 ईस्वी में अवध के जो नवाब थे, वजीर की मदद से शहजादा अली गौहर ने बंगाल और बिहार पर चढ़ाई की। अली गौहर मुगल सम्राट का लड़का था, जो बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसने अपनी सेना के साथ पटना को घेर लिया। फिर क्या था, एक छोटी सेना लेकर क्लाइव पटना की ओर रवाना हुआ। क्लाइव के आने को सुनकर ही शाह आलम अवध को वापस लौट गया और मीर जाफर क्लाइव से बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसने एक जागीर दे दी। पर इतना जो है मीठापन जो है कब तक चलता है। क्लाइव मीर जाफर को नीचे दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ता था। मीर जाफर अंग्रेजों से तंग आकर डच लोगों के साथ लिखा पढ़ी शुरू कर दी थी। अब डचों ने उसकी सहायता देने का वचन दिया। जब यह खबर क्लाइव तक पहुंची तो उसे कहीं न कहीं लगा कि ये तो उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। उन्होंने अपनी सब सेनाओं को इकट्ठा कर नवंबर 1759 में डचों पर ही हमला बोलकर उन्हें हरा दिया। डच लोगों ने अपनी हार और गलती मान ली और हरजाना भी दिया। अंग्रेजों का विरोध करने का अब पूर्व में कोई यूरोपीय शक्ति बाकी नहीं रह गई थी। 1760 में अस्वस्थ होकर क्लाइव इंग्लैंड लौट गए। इधर मीर जाफर के चारों ओर कठिनाई खड़ी हो गई थी और फिर इधर मीर जाफर के चारों ओर कठिनाइयां भी खड़ी हो गईं। शासन प्रबंध का कार्य भी वह ठीक से नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज लोग भी बिना जिम्मेदारी के अपने अधिकार का उपयोग करते रहे और मीर जाफर के मार्ग में रोड़े अटकते रहे। नवाब की जो है आमदनी बहुत कम हो गई और उसका खजाना भी खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं बस वो नाम का नवाब रह गया और जो है उसको बाद में हटा के जो है उसको जो दामाद था उसको जो है नवाब बना दिया गया था क्लाइव के माध्यम से। अब देखिए मीर कासिम और अंग्रेज जो हैं अब ये आमने सामने आ गए हैं। मीर जाफर को हटाया गया और उसके दामाद को जो है नवाब के पद पर रख दिया गया, ताकि अंग्रेजों को ये उम्मीद थी कि वो जो काम जो मीर जाफर से नहीं करवा पा रहे थे वो जो है मीर कासिम करेगा। मीर कासिम बड़ा योग्य तथा अनुभवी शासक था। वो बंगाल की दशा से भली भांति परिचित भी था। बिगड़ी हुई दशा को सुधारने का उसने भरपूर चेष्टा की। उसने अपनी सेना में विदेशों के सैनिक भर्ती किए। समरू नामक एक जर्मन को भी उसने अपना सेनापति बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समरू के बारे में। उसने अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा पाने की कोशिश की। मीर जाफर की तरह मीर कासिम को भी यह मालूम हो गया कि अंग्रेज अफसरों को रुपये की मांग को पूरा करना कठिन है, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी जो पेटी है यानी कि जो इनका उम्मीद है वो बहुत ही बड़ी है। देश के भीतर व्यापार के प्रश्न पर उसके और अंग्रेजों के बीच झगड़ा हो गया। मुगल बादशाहों के फरमानों से कंपनी को बिना महसूल यानी कि जो टैक्स होता है दिए व्यापार करने का अधिकार मिला था। अंग्रेज लोग बिना कोई टैक्स दिए नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि नवाब की आय जो है धीरे धीरे कम होती गई और उसकी प्रजा को अंग्रेजों के एकाधिकार के कारण हानि उठानी पड़ी। मीर कासिम ने अंग्रेजों के एकाधिकार को छीनना चाहा, जिससे युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम हार गया। उसे गद्दी से उतारकर मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने पटका के अंग्रेजों को मार डालने की धमकी भी दी थी। समरू ने आज्ञा पाकर 200 अंग्रेजों के साथ कोठी के अध्यक्ष एलिस को कैद कर लिया और सबको मार डाला। यह घटना जो है पटना का हत्याकांड या मैसेकर ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मैसेकर ऑफ पटना किससे या किस नवाब से संबंधित है? मुर्शीद कुली अली खां से संबंधित है या सिराजुद्दौला संबंधित है, मीर जाफर से संबंधित है या मीर कासिम से? तो हमें यहाँ पे नाम क्या बताएंगे कि मीर कासिम से पटना का हत्याकांड या मैसेकर ऑफ पटना जो है संबंधित है। फाइनली हम आ गए हैं कि अंग्रेजों की जो इस पूरी यात्रा की जब जिस 1600 से वो एंट्री करते हैं भारत में और उसके बाद उनका जो पूरा रास्ता का जो उनका जो फाइनल क्लाइमेक्स है वो अब आ जाता है और ये कहलाता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं। मीर कासिम ने मुगल सम्राट तथा अवध के नवाब वजीर के साथ मेल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की तैयारी की। उनकी सब सेना में मिलकर 40,000 से 60,000 तक सैनिक थे। वे सब बक्सर पहुंचे। 23 अक्टूबर 1764 को जब लड़ाई हुई तो वे हार गए। सीधी सी बात है। अंग्रेजों की सेना में कुल 7,000 सिपाही, जिसमें से 857 गोरे थे और 20 तोपें थी। मीर कासिम बड़ी वीरता के साथ लड़ा परंतु हार गया। उसकी पराजय का प्रधान कारण भी था कि मुगल सम्राट तथा अवध के नवाब ने दिल खोलकर उसकी सहायता नहीं दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं एक जो वो ट्रस्ट जो बिल्डअप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और यही वजह बनी बक्सर में युद्ध के हारने का, खास करके मीर कासिम को, क्योंकि सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी था इस युद्ध का वो मीर कासिम ही था। शाह आलम अंग्रेजों की शरण में आ गए। इन्होंने तो खुलेआम बोल दिया कि हम आपके अंडर में आते हैं और हमारा इस युद्ध में जो है जो क्षति हुई उसकी हम भरपाई कर देंगे। मीर कासिम छोटा खिलाड़ी है तो उसे तो भागना पड़ा। नवाब वजीर भी जो है लड़ाई के मैदान से भाग निकले। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के काम को पूरा कर दिया
और इस विजय ने वास्तव में भारत में अंग्रेजों की शक्ति को जमा दिया। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई, विशेषतः इसलिए कि मुगल सम्राट और उसके वजीर भी उससे हार गए। मीर जाफर फिर नवाब बना गया, परंतु 1765 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका बेटा जो था नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा। वह अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली की तरह नाचता रहा और उसके राज्य में अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। और 1764 में कंपनी की क्या स्थिति रही है, अब इसको भी समझ लेते हैं। कंपनी के नौकर जो हैं बिल्कुल आचरण भ्रष्ट हो गए थे। क्या हुआ कि अचानक जो है उनको कहीं ना कहीं जो जैसे कि एक टर्म है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ट्रेजर ऑफ एल्डोराडो, यानी एक ऐसा शहर जो सोने का शहर हो। तो कलकत्ता भी वैसी ही अंग्रेजों को फीलिंग देता था कि यहाँ पे अथाह पैसा है और यही कारण बनता है, ज़्यादा लालच जो है आचरण भ्रष्ट होने की दलील देता है। और वे अब निजी व्यापार करते और भेंट लेते थे। कंपनी के हित अहित की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार नवाबों को गद्दी पर बैठाते उतारते थे। वे ऐसा युद्ध आरंभ कर देते कि जिससे कंपनी को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती थी। ऐसे दशा में कंपनी के संचालकों ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर और प्रधान सेनापति बनाकर फिर दूसरी बार भारत भेजा और वह आपकी बार यह निश्चय करके आया था कि कंपनी की नौकरी और गुमास्तों की सब बुराई दूर करेगा। और 1765 में वह हिंदुस्तान आ पहुंचा। अब मैंने आपको जो है फ्रेंच कैसे कमज़ोर हुए, फिर अंग्रेज़ों ने 22 स्टेप कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, प्लासी का युद्ध जीता और बक्सर का युद्ध करके फाइनल अपने आप को क्लाइमेक्स में जो है अपने आप को टॉप पर रख लिया। और फिर उसके बाद की क्या परिस्थितियां नहीं। और मेरा अगला वीडियो जो होगा लॉर्ड क्लाइव और उसके किए गए कार्यों पर अगला जो है मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियो होगा, तो उसको भी देखें आप लोग।